नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववर्मा एकेडमी पर। दोस्तों, इतिहास के वीडियो में पिछले जो वीडियो था उसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल का जो उदाहरण काल था या उदाहरण था पाषाणकालीन संस्कृति, उसके बारे में देखा था। हमने देखा कि इतिहास को जानने के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोत या सोर्सेस के बारे में जाना। तो इतिहास के ही विषय में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह रहेगा आज का हमारा हड़प्पा सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल हमारा हो चुका है और उसका जो उदाहरण था पाषाण काल, उस पाषाणकालीन संस्कृति को भी हमने देख लिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको देखिए, उसका जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम देखेंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या चीजें हमें देखना है। सबसे पहले देखेंगे कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसके द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। दूसरा है नामकरण, कि इस सभ्यता का नामकरण कैसे रखा गया या इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों है। तीसरा है उद्भव, कि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता के निर्माता कौन है, किसके द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया, उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है। अगला है काल निर्धारण, कि जब ये सभ्यता खोजी गई तो इस सभ्यता का कुछ काल निर्धारण तो रहा होगा कि लगभग यहाँ से कितनी वर्ष पुरानी ये सभ्यता रही होगी, उसको देखेंगे हम काल निर्धारण में। और कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ से ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और नगर नियोजन। इनके अंतर्गत जो मेंस की तैयारी करते हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो जो भी यहाँ पर पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पर मेंस के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है, इनकी आधारभूत संरचना चाहे सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, नगर नियोजन, इनको हम उसमें देखेंगे। अगला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर विस्तार या आकार, की सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था या इस सभ्यता का आकार कैसा था, इसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इसके जो अगले वीडियो रहेंगे, क्योंकि कंप्लीट जो सभ्यता रहेगी उसमें हमारे और भी जो कुछ टॉपिक रहेगा, जैसे यहाँ के जो नगर हैं उन नगरों के बारे में देखेंगे, नगर के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से हमें वहां से साक्ष्य मिले उन चीजों के बारे में देखेंगे, और लास्ट में सभ्यता का पतन कैसे हुआ उस पतन के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिन्होंने अभी तक इतिहास को नहीं पढ़ा है, मैं सरल एवं सहज तरीके से आपको इतिहास समझा सकूं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा और एक एक चीज को आप यहाँ पर जो भी फैक्टर है उसको आप यहाँ से नोटबुक बनाते जाइए। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, और विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। विश्व में आप प्राचीन सभ्यताएं जो सबसे पुरानी सभ्यता है, उन सबसे पुरानी या प्राचीन सभ्यता में आप देखेंगे कि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि इराक और ईरान क्षेत्र में थी, मिस्र की सभ्यता थी जो कि आपकी अफ्रीका में थी, एक चीन की सभ्यता थी और एक थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं, इन प्राचीन सभ्यताओं में एक हमारी हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन, मैंने यहां पर लिखा हुआ है सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने बताया। एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन, और ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका एक नगर है हड़प्पा। ये जहां पर हड़प्पा नगर है वहां पर पहुंचे और वहां पर इन्होंने ये कुछ कार्य कर रहे थे, तो वहां पर इन्हें कुछ अवशेष दिखाई दिए, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य दिखाई दिए। जब इस पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में इन्हें जानकारी मिली तो कारण ये हुआ कि इनको इतने साक्ष्य नहीं मिल पाए कि वहां पर खुदाई की जा सके। जब पर्याप्त साक्ष्य वहां पर नहीं मिल पाए तो इस सभ्यता के बारे में वहां पर खुदाई नहीं हो सकी, जिसके कारण इस सभ्यता के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी उस समय नहीं मिली। लेकिन सबसे पहले कि यहाँ पर कुछ सभ्यता रही होगी ऐसा जो अनुमान है या इसके बारे में जो बताया वह बताया था सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने। तो आपको इस फैक्ट को ध्यान रखना है कि 1826 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेसन ने बताया। तो 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन यहाँ पर इस सभ्यता के बारे में बताते हैं। इसके पश्चात 1921 का समय आता है और 1921 में जो आपका पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में एक क्षेत्र है या एक जिला है मोंटगोमरी। उस मोंटगोमरी जिले में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। और 1921 में आप जानते हैं उस समय हमें यार जो भारत था, यह भारत ब्रिटिशों का उपनिवेश था, यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन के टाइम में ही यहाँ पर पाकिस्तान का जो क्षेत्र है मोंटगोमरी, वहां पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था।
तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो रेलवे लाइन बिछाते समय वहां पर कुछ अवशेष मिले और उन अवशेषों की जो जानकारी थी, उन अवशेषों की जानकारी जाती है पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पास। थोड़ा सा पुरातत्व विभाग को हम देखते हैं। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इस भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहलाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन बना हुआ है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन है, तो वे है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये पुरातत्व विभाग का काम क्या होता है, तो ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं उन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में खोज करना इसका कार्य रहता है। तो इतिहास से संबंधित स्थलों के बारे में जो भी खोज होती है वह की जाती है पुरातत्व विभाग के अंतर्गत। तो 1921 के समय जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो रेलवे लाइन बिछाते समय जो कुछ अवशेष मिले उसकी जानकारी जाती है इसी पुरातत्व विभाग के पास। और 1921 में इस समय यहां पर पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वे थे जॉन मार्शल। तो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल या इसके निदेशक थे जॉन मार्शल, इनके पास इसकी जानकारी जाती है कि वहां पर जो मोंटगोमरी क्षेत्र है वहां पर इन्हें कुछ अवशेष मिले। इसकी जानकारी जैसे ही जॉन मार्शल को मिलती है तो जॉन मार्शल अपने सहयोगी रहते हैं दयाराम साहनी, इन दयाराम साहनी को उस स्थान पर भेजते हैं और दयाराम साहनी वहां पर खोज करते हैं, खुदाई करते हैं। और जब खुदाई करते हैं तो इन्हें खुदाई में एक बहुत बड़ा नगर मिलता है और उस नगर का नाम ये रखते हैं हड़प्पा। तो अब ध्यान देने बात यह है कि हड़प्पा जो स्थल मिला है, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा, यहाँ पर हड़प्पा प्रथम नगर है जो 1921 में खोजा गया और खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद 1922 में स्तूपों पर खोज कर रहे होते हैं राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी यहाँ पर पाकिस्तान का एक क्षेत्र रहता है सिंध प्रांत, जो अभी सिंध प्रांत है, वहीं पर ये पहुंचते हैं और स्तूपों की खोज करते करते जब सिंध प्रांत में पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें एक हड्डियों का ढेर दिखता है, एक हड्डियों का बहुत बड़ा टीला दिखता है। जब इन्हें एक हड्डियों का बहुत बड़ा टीला दिखाई देता है तो ये अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभ्यता या हो सकता है एक बहुत बड़ा नगर रहा होगा, तभी तो यहाँ पर इतनी सारी हड्डियां आई। तो ऐसे स्थान पर ये खुदाई करवाते हैं और जब उन हड्डियों को ढेर को देखकर खुदाई करवाते हैं तो इन्हें एक बहुत बड़ा नगर मिलता है और उस नगर का नाम ये रखते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दूसरा नगर खोजा गया मोहनजोदड़ो। तो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे उसको देखिए कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास बनर्जी ने 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में की गई, तो वह की गई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो यहां पर हमें सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेसन बताते हैं 1826 में। उसके पश्चात जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो कि पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष या निदेशक रहते हैं, इनके निर्देशन में सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज होती है और इस हड़प्पा नामक नगर की खोज दयाराम साहनी करते हैं 1921 में और वर्तमान में है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। उसके पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं राखलदास बनर्जी 1922 में। इसके पश्चात अब हम देखते हैं इसके नामकरण को लेकर कि इस सभ्यता का नामकरण किया कैसे गया। तो हमें इस सभ्यता से संबंधित अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। जैसे इस सभ्यता का एक नाम सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है, एक नाम कांस्ययुगीन सभ्यता मिलता है, एक नाम आप कहीं कहीं यहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी देखते हैं। तो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वे भी इस सभ्यता का एक नाम है। उसके पश्चात एक नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए सबसे पहले नाम को हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो जब यहाँ पर इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो यहाँ पर स्थलों की खोज होना प्रारंभ हुई। तो इस सभ्यता से संबंधित सबसे पहले जो स्थल खोजे गए, ये जो आपकी सिंधु नदी थी, इस सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में खोजे गए। जब सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर खोजे गए तो कहा गया चूंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास या ये नगर सिंधु नदी के आसपास बसे हुए हैं, जिसके कारण इसको एक नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में होता क्या है कि ये देखा गया कि खुदाई में धीरे धीरे यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में खुदाई होती है और ज्यादा क्षेत्र में खुदाई होने के कारण इसके और भी नगर मिलने लगते हैं। तो सिंधु नदी के अलावा यहाँ पर दूसरी नदी जैसे कि सरस्वती नदी के भी किनारे यहाँ पर हमें स्थल मिले। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं अपितु ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है। लेकिन और बाद में ये देखा गया कि सिर्फ सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे ही नहीं अपितु अन्य नदियों के किनारे भी इस सभ्यता के नगर खोजे गए, जिसके कारण इसका सबसे उपयुक्त नाम हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नहीं लगा। इसके पश्चात एक और नाम है इसका कांस्ययुगीन सभ्यता। देखिए हड़प्पा वासी ही वे प्रथम लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कांसे का उपयोग किया
और तांबे और टिन को मिलाकर, तांबा प्लस टिन को मिलाकर यहाँ पर कांसे को जो बनाया गया था, यह सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया। तो सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा कांसे का प्रयोग किए जाने के कारण इस सभ्यता का नाम किया गया कांस्ययुगीन सभ्यता। यह क्वेश्चन अधिकतर बनता है कि जैसे तांबे का जो उपयोग किया गया था वह सबसे पहले किया गया था, यहाँ पर तांबे का उपयोग, तांबे के पश्चात कांसे का उपयोग किस सभ्यता के लोगों ने किया गया, तो वह किया गया हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा। इसके पश्चात है हड़प्पा सभ्यता। जब यहाँ पर अत्यंत मतभेद उत्पन्न हुए कि इसका वास्तविक नाम सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए या कांस्ययुगीन सभ्यता होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में इतिहासकारों में मतभेद उत्पन्न हुआ। और जब मतभेद अत्यंत चरम सीमा पर पहुंचा तो एक बैठक हुई जिसमें यह कहा गया कि जिस सभ्यता से संबंधित पहला नगर मिलेगा उसी नगर के आधार पर संपूर्ण सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि सबसे पहला जो नगर मिला वह मिला हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। तो इस सभ्यता का सबसे पहला नगर मिला हड़प्पा। तो इस हड़प्पा नामक नगर के आधार पर ही संपूर्ण सभ्यता का जो नामकरण किया वह किया हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए सबसे प्रचलित और सबसे उपयुक्त नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और अधिकांश जो इतिहासकार है इन्होंने इस नाम पर अपनी सहमति दर्ज की। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसके आधार पर किया गया, तो प्रथम नगर हड़प्पा के आधार पर, और सबसे उपयुक्त नाम भी है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता की खोज हो जाती है, इसका नामकरण हो जाता है। अब हम देखते हैं उद्भव के बारे में। तो अब इतिहासकारों में यह मतभेद हुआ कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी जो ये सभ्यता थी, इसके निर्माता कौन थे, किसके द्वारा इसका विकास किया गया। तो ऐसे संबंध में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि विदेशी सभ्यता के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ, तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो देशी सभ्यता थी या देशी लोग थे उनके द्वारा इस सभ्यता का जो निर्माण हुआ या विकास हुआ। तो इसके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे सबसे पहला है विदेशी सभ्यता से। कुछ इतिहासकार है जो विदेशी इतिहासकार है, जैसे मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मार्शल। इन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सभ्यता का जो विकास हुआ है या इसका निर्माण हुआ है या उद्भव हुआ है, यह हुआ है विदेशी सभ्यता से। अब देखिए, एक थी आपकी हड़प्पा सभ्यता, मान लीजिए ये थी आपकी हड़प्पा सभ्यता, ये थी आपके भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र में। इसके पश्चात जो इराक ईरान की सभ्यता थी, ये थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसी के अंतर्गत एक थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन की जो सभ्यता थी वे भी आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ही थी। और यहां पर अफ्रीका में थी आपकी मिस्र की सभ्यता। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये जो इतिहासकार है मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मार्शल, इनका ऐसा मानना है कि इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग भारत में आए और इन्होंने यहाँ पर इस सभ्यता का उद्भव किया, जिसका नाम कहा गया हड़प्पा सभ्यता। इस संबंध में तर्क देते हैं कि यहाँ से हमें जो मिट्टी के ढेर मिले, ठीक ऐसे ही मिट्टी के ढेर हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसे मिट्टी के ढेरों को जिगुरत कहा गया या मंदिर कहा गया। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि एक जैसी चीजें मिलने के कारण इन लोगों के द्वारा ही इस सभ्यता का विकास किया गया। तो इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि जब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कि यहाँ की जो ईंटें हैं वे पक्की ईंटें हैं और यहाँ की जो ईंटें हैं कच्ची ईंटें हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। उसके अलावा यहाँ की पक्की नालियां थी, यहाँ पर एक नगर सुव्यवस्थित नगर था। जबकि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता को देखें, जो विदेशी सभ्यता थी, उसमें हमें कहीं भी पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं दिखाई दिया। यहाँ की जो लिपि थी इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी हमारी भावचित्रात्मक लिपि, जबकि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो वहां की लिपि थी कीलनुमा। तो किस आधार पर हम मान ले कि इस सभ्यता का विकास विदेशी सभ्यता से हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये जो मत है यह खंडित होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि विदेशी सभ्यता से संबंधित हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर मत किसने दिया, तो वे दिया मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मार्शल ने। इसके अलावा दूसरा मत है द्रविड़ संस्कृति से। जो भारतीय इतिहासकार है राखलदास बनर्जी, वही राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, इनका ऐसा मानना है कि जो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे भारत में, इनके द्वारा ही इस सभ्यता का विकास किया गया। और इसके संबंध में ये धार्मिक प्रभावों को बताते हैं कि जिस तरीके की जो धार्मिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में थी, ठीक वैसी ही धार्मिक व्यवस्था द्रविड़ संस्कृति में थी।
तो अधिकतर इतिहासकारों का जो मत है उनका ये मानना है कि द्रविड़ संस्कृति से ही इस हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है और इसी पर सर्वाधिक यहाँ पर सहमति दर्ज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के मूल निर्माता कौन थे, तो वे थे द्रविडियन लोग या द्रविड़ प्रजाति के लोग। इसको मत किसने दिया? राखलदास बनर्जी ने। अगला है आर्यों से। जब हमारी हड़प्पा सभ्यता समाप्त होगी तो हड़प्पा सभ्यता के बाद नया टॉपिक आएगा वैदिक काल, और वैदिक काल के जो लोग थे वे वैदिक काल के लोग हैं आर्य। तो आर्यों को कहा गया है वैदिक कालीन लोग या वैदिक काल के लोग। तो एस.आर. राव, इसके अलावा एक और इतिहासकार है टी.एन. रामचंद्र, इसके अलावा और भी इतिहासकार है। इनका ये कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके निर्माता आर्य लोग थे। इसके संबंध में ये बहुत से तर्क देते हैं, लेकिन जब आप आर्यों की संस्कृति को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आर्य लोग जब भारत में आए तो इन्होंने यहाँ पर कबीलाई पद्धति को अपनाया, अर्थात झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे। तो इतिहासकारों ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, यह टाइम पीरियड है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और आर्यों का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर यहाँ पर 600 ईसा पूर्व तक का। तो लगभग 250 से 300 वर्ष का अंतर इस सभ्यता के पतन और उद्भव में है। तो यहाँ पर आर्य इतने टाइम तक क्या कर रहे थे? पहला प्रश्न तो ये। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आर्यों द्वारा ही सभ्यता का उद्भव किया गया तो फिर आर्यों को ये जानकारी क्यों नहीं थी कि यहाँ पर नगरीकरण का विकास हुआ, क्यों ये आकर सबसे पहले झोपड़ियों में बसे? तो इस आधार पर इस तर्क को भी यहाँ पर खंडित किया जाता है। तो सबसे उपयुक्त मत माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता या उद्भव को लेकर द्रविड़ संस्कृति से। यहाँ से क्वेश्चन आप जानते हैं, विदेशी सभ्यता का मत किसने दिया? मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड मार्शल, द्रविड़ संस्कृति का राखलदास बनर्जी, और आर्यों से एस.आर. राव, टी.एन. रामचंद्र। इसके पश्चात हम देखते हैं सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर। देखिए यहाँ पर अलग अलग जो पुरातत्वविद थे, उन अलग अलग पुरातत्वविद द्वारा इस सभ्यता के जो काल निर्धारण था, टाइम पीरियड था, इसको लेकर अलग अलग टाइम बताया गया। उनमें से कुछ इतिहासकार है जैसे जॉन मार्शल का ऐसा मानना है कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था वह था आपका हड़प्पा सभ्यता का। और देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के जो हमारे कह सकते हैं निदेशक थे, अध्यक्ष थे, वे थे जॉन मार्शल। तो हमें इस टाइम पीरियड को याद रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जॉन मार्शल द्वारा कितना टाइम पीरियड बताया गया है, तो 3250 से 1750। एक और इतिहासकार है मार्टिमर व्हीलर साहब का ऐसा कहना है कि 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है तब तक की हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। तो मार्टिमर व्हीलर ने ये टाइम बताया। अगला है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और ये जो टाइम बताया गया है ये बताया है C14 पद्धति के आधार पर। C14 पद्धति जिसे कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, जो जीवाश्म रहते हैं या वस्तु में जो कार्बन की मात्रा रहती है, इसमें कार्बन की मात्रा पर यहाँ पर आयु निकाली जाती है। और जब कार्बन की मात्रा से इस सभ्यता की आयु निकाली गई तो वे लगभग निकली 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो C14 पद्धति के कारण इसकी वास्तविक आयु यहाँ पर ज्ञात हो गई, जिसके कारण सर्वाधिक जो इतिहासकार थे इस पर सहमति देते हैं। और इस पर सबसे पहले जो सहमति दी थी D.P. अग्रवाल के द्वारा। तो D.P. अग्रवाल साहब ने कहा कि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ही सभ्यता का काल निर्धारण है, यह टाइम है, और अधिकतर इतिहासकारों ने इस पर अपनी सहमति दर्ज की है और इसे C14 पद्धति के द्वारा निकाला गया। तो अगर हमें हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त टाइम पीरियड कहना पड़े तो वह है आपका 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व या BC। कहीं कहीं आपको 2350 से 1750 ईसा पूर्व भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2400 से 1750 ईसा पूर्व भी मिलेगा। लेकिन ऑप्शन जो आपका आएगा उसमें से इन तीनों में से केवल एक ही ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन या कंफ्यूज की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, उन फैक्ट के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। पहला है भारतीय पुरातत्व के जनक। हमने देख लिया कि पुरातत्व विभाग के जनक भारत में किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला है हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि ऐसे लोग जिन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान था, लेकिन उनकी जो लिपि थी उन्हें हम अभी तक नहीं पढ़ पाए, जिसके कारण यहाँ के जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के आधार पर ही इन सभ्यता का हम पता लगाते हैं। जो भी पुरातात्विक साक्ष्य, उन साक्ष्यों के आधार पर हम संपूर्ण सभ्यता का पता लगाते हैं। इसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अगर आपको जानना है आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल, तो इसके पहले वाला जो वीडियो है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा,
उसे आप देखिए, वहां पर आप आसानी से समझ लेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित क्यों है? क्योंकि इस सभ्यता की लिपि को हमारे इतिहासकार अभी तक नहीं पढ़ पाए, जिसके कारण जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसी के आधार पर हम अनुमान लगाकर इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही अनुमान लगाया कि यहाँ पर सिर्फ इस नदी के किनारे सभ्यता रही होगी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। तो ऐसे साक्ष्यों के आधार पर ही हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन बना है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो वह आपकी आद्य ऐतिहासिक काल से। अगला है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है इसके सबसे बड़ा जो सोर्सेस माना जाता है, ये सबसे बड़ा सोर्सेस है इसकी जानकारी का पुरातात्विक खुदाई। क्योंकि इस सभ्यता की लिपि तो थी, लेकिन लिपि को हम जब नहीं पढ़ सके तो हमें जहां से जो पुरातात्विक चीजें मिली है सिर्फ उसी के आधार पर अनुमान लगाना है। तो अनुमान लगाकर ही हमने इस सभ्यता के बारे में सारी चीजें बताई, जिसके कारण इसका सबसे बड़ा स्रोत हमें दिखाई दिया पुरातात्विक खुदाई। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है और अधिकतर आता रहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का सर्वप्रथम जो या सर्वोत्तम जो स्रोत है वह है आपका पुरातात्विक खुदाई। अब मैंने लिखा हुआ अगला, कपास को सिंडन यूनानियों द्वारा कहा गया। तो विश्व में सबसे पहले जो कपास का उत्पादन किया गया वह किया गया था हड़प्पा वासियों द्वारा। और हड़प्पा वासियों द्वारा जब कपास का सबसे पहले उत्पादन किया गया तो जो यूनानी लोग थे उन यूनानियों द्वारा कपास को यहाँ पर सिंडन कहा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना हुआ है कि सिंडन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो वह किया गया है कपास के लिए। अगला है लिपि चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब हमने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया तो हम उस लिपि को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ की जो लिपि थी कुछ इस प्रकार से थी। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की यहाँ पे लिखी थी। जो लिपियों में हमने देखा यहाँ पर मछली की आकृति के चिन्ह थे, बहुत सी ऐसी आकृतियां थी जिनको देखकर हम सिर्फ यहाँ पर अनुमान लगाते थे कि शायद ये कहने का प्रयास कर रहे होंगे। अर्थात इनकी लिपि को देखकर, हम उन चित्रों को देखकर हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक थी। अर्थात उन चित्रों को देखकर हम यहाँ पर भाव स्पष्ट करना चाहते थे। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी तो वह थी चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक, और ये लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। दाईं से बाईं ओर ये हड़प्पा सभ्यता की लिखी जाती थी आपकी लिपि। और जो कि भारतीय लिपियां हैं, ये भारतीय लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस चीज को आप जानते ही हैं। अगला है सिंधुवासी लोहे व तलवार से परिचित नहीं थे। देखिए, सबसे पहले मानव द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया। तांबे के पश्चात यहाँ पर टिन और तांबे को मिलाकर हड़प्पा वासियों द्वारा कांसे का प्रयोग किया गया, जिसके कारण कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। तो हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और जब हम वैदिक काल में पढ़ेंगे कि वहां पर लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, कब से ज्ञान हुआ, तो इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसीलिए यहाँ पर अधिकतर हमें जो मूर्तियां मिली कांसे की मिली। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान था अथवा नहीं, तो यहाँ पर लोहे का ज्ञान नहीं था। या इनमें से किस वस्तु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था, तो लोहे और तलवार का। अगला है सबसे बड़ा स्थल भारत में और उसके पश्चात संपूर्ण सभ्यता में। तो इस सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। और भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 2800 से अधिक अभी तक खुदाई में सभ्यता के स्थल खोजे जा चुके हैं। उन स्थलों में भारत में इसका सबसे बड़ा है स्थल राखीगढ़ी। और अगर ऐसे ही हम सबसे बड़े स्थल की बात करें तो वह है मोहनजोदड़ो, और ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये तो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बिंदु जहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसका एक बेसिक भी है जहां से हमें समझने के लिए इन चीजों को देखना पड़ता है। तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला है, मैंने यहाँ पर लिखा है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और नगर नियोजन। ये जो भी मेंस की तैयारी करते हैं उन मेंस की तैयारी वालों के लिए यहाँ पर आसानी होगी अगर आप इसको समझ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, तो यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर अधिकांशतः जो मूर्तियां मिली वो स्त्रियों की मिली। और जब स्त्रियों की अधिकांश मूर्तियां मिली तो चूंकि हमारे पास कोई पुस्तक तो थी नहीं जिसमें हमने लिखकर देख लिया कि ये समाज कैसा था, तो हमने अनुमान लगाया कि अधिकांशतः स्त्रियों की मूर्तियां मिलने के कारण यहाँ का जो समाज रहा होगा वह रहा होगा मात्र सत्तात्मक समाज। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, तो वह था आपका मात्र सत्तात्मक समाज। इसके अलावा हमने पुरातात्विक चीजों से देखा कि यहाँ का समाज 4 वर्गों में भी विभाजित था। जैसे आपका जैसे कि शासक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इन 4 वर्गों में यहाँ का समाज भी विभक्त था। तो अगर हमें यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखना पड़े तो सबसे
मेन क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, तो वह था मात्र सत्तात्मक। अगला है धार्मिक जीवन। देखिए, किसी भी सभ्यता के बारे में अगर हम उसके धर्म को समझना है तो उसका सबसे बड़ा जो आधार रहता है वह रहता है उस धर्म से संबंधित पुस्तक या साहित्य। लेकिन हमें यहाँ की लिपि के बारे में हम पढ़ नहीं सके, जिसके कारण इसके धार्मिक जीवन पर हम सही रूप से, इसके दार्शनिक जीवन को हम नहीं समझ सके। लेकिन हमने अनुमान कैसे लगाया कि यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, तो यहाँ से हमें क्या हुआ कि मातृ देवी की या उर्वरा की देवी की मूर्ति मिली, अधिकांशतः स्त्रियों की मूर्ति मिली, तो हमने कहा कि शायद ये लोग मातृ देवी के उपासक थे। तो हमने अधिकांश स्त्रियों की मूर्ति और मातृ देवी की मूर्ति मिलने के कारण मातृ देवी के उपासक कहा। उसके पश्चात हमने देखा कि यहाँ से जो मुहर मिली, उन मुहरों पर यहाँ पर पशुओं का, वृक्षों का, इन चीजों का अंकन देखने को मिला। और जब ये चीजें हमें उस मुहर पर मिली तो हमने कहा कि शायद यहाँ पर वृक्ष पूजा और पशु पूजा की जाती थी। इसके अलावा हमने ये देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, इस हड़प्पा सभ्यता में हमें स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले, और स्वास्तिक के चिन्ह मिलने के कारण हमने कहा कि शायद ये लोग सूर्य पूजा में भी विश्वास रखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक जीवन है, इसे सिर्फ हम अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, यहाँ से जो पुरातात्विक चीजें मिली उन्हीं के आधार पर। अगला है आर्थिक जीवन। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले यहाँ पर नगरीकरण का विकास हुआ वह हुआ हड़प्पा सभ्यता में। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को समझे तो आर्थिक जीवन में हमने देखा कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से कृषि, पशुपालन और इसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य प्रमुख रूप से था। यहाँ पर हमने देखा कि उन्नत कृषि थी, क्योंकि हमें यहाँ से हल और इसके अलावा बहुत सी चीजों मिली। उसके अलावा यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले, और यहाँ पर हमने व्यापार वाणिज्य में देखा कि यहाँ पर व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का होता था। अगला है राजनीतिक जीवन। तो जब आप राजनीतिक जीवन को समझेंगे तो यहाँ पर यह देखा गया कि अधिकतर इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया कि यहाँ पर शायद पुरोहित वर्ग का शासन था। कुछ लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र या राजतंत्रात्मक शासन था। लेकिन चूंकि ये जो सभ्यता थी एक नगरीकरण सभ्यता थी, और नगरीकरण का सबसे प्रमुख आधार व्यापार वाणिज्य होता है, तो इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ की संपूर्ण क्रिया वणिक वर्ग के हाथों में थी, व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। तो यहाँ का जो सबसे कह सकते हैं यहाँ की जो राजनीतिक इकाई थी वह वणिक वर्गों के हाथों में थी। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन किस वर्ग के हाथों में था, तो वह था आपका वणिक वर्ग। अगला है नगर नियोजन। अगर इस संपूर्ण सभ्यता में हमें कहना पड़े कि संपूर्ण सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो वह है यहाँ का नगर नियोजन। यहाँ पर जो सड़कें होती थी, ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। इसके साथ साथ ही यहाँ पर सड़कों को समकोण का जाल बिछा रहता था। मुख्य सड़कों से यहाँ से गलियों की सड़कें मिला करती थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मकान थे वो बहुमंजिला मकान थे। यहाँ के जो दरवाजे थे सड़क की विपरीत दिशा में खुलते थे। यहाँ पर जो नालियाँ थी वो सड़कों से सटकर या लगाकर बनाई जाती थी, और जो घर का जो गंदा या दूषित जल था उसे नालियों के माध्यम से सड़क के बाहर एक गड्ढे में खोला जाता था। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी वह थी यहाँ का नगर नियोजन। तो यहाँ पर सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी और सड़कों को एक जाल बिछा रहता था जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। और यहाँ पर अधिकांशतः क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के बिछे जाल को क्या कहा गया, तो उसे कहा गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। तो ये हुई हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बेसिक सी जानकारी। अब देखते हैं हम इस सभ्यता के विस्तार के बारे में। अधिकतर ये कहा जाता है कि इस सभ्यता का जो विस्तार है लगभग बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई सभ्यता है। तो हम इसके विस्तार या आकार के बारे में बात करें तो इसका कहा जाता है कि जो इसका आकार है वह है त्रिभुजाकार, अर्थात त्रिभुज के आकार के समान इस सभ्यता का आकार है। तो वह त्रिभुज के आकार के समान कैसे, उसको हम देखते हैं। तो ये आपका भारत, इस भारत के जो पश्चिमोत्तर भाग है इस वाले भाग में, लगभग इस वाले भाग में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, अर्थात इस वाले भाग में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और इस क्षेत्र में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो अगर हमें इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र की बात करनी पड़े कि इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था या उत्तरी स्थल कौन सा था, तो वह था मांडा। कहीं कहीं आपको इसका नाम मांडा भी मिलता है, तो मांडा या मांदा इसे कहा जाता है। इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र था तो जम्मू कश्मीर में था। इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र मांदा, सबसे पूर्वी क्षेत्र था इसका आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है आपका यूपी उत्तर प्रदेश में। उसके पश्चात जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है वह है दाइमाबाद, और दाइमाबाद बसा हुआ है आपका महाराष्ट्र में। इसके पश्चात अगर हमें सबसे पश्चिमी क्षेत्र की बात करना पड़े तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है इसका सुतका गेंडोर, और ये जो सुतका गेंडोर है यह है आपका बलूचिस्तान।
या बलूचिस्तान, या यहाँ पर है आपका मकरान तट, इस मकरान तट के पास फैला हुआ है या बसा हुआ है। तो अगर हम इसे मिला दें इन बिंदुओं को आपस में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार की आकृति आपको दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार से हम इन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारी हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। इस तरीके से ये जो भूभाग है, इस भूभाग में कंप्लीट रूप से हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र था आपका सुतका गेंडोर और यह बसा हुआ था दास्क नदी के किनारे। सबसे पूर्वी क्षेत्र था आलमगीरपुर, या आलमगीरपुर इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र है जो बसा हुआ है हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तरी क्षेत्र है मांदा, यह जम्मू कश्मीर में यह बसा हुआ है चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र है दायमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह है इसके सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थल। इस कंप्लीट भूभाग में सभ्यता बसी हुई है और त्रिभुज के आकार के रूप में सभ्यता बसी हुई थी। आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज के आकार की आकृति है। अगर हमें कहना पड़े कि सभ्यता का पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर इसका कितना, या कह सकते हैं कितने किलोमीटर में यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम की ओर बसी हुई थी, तो इसके पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई थी 1600 किलोमीटर। वहीं अगर हमें इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई देखनी पड़े, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम इसे मिलाते हैं तो इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 1400 किलोमीटर। साथ ही साथ अगर हम इस सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र की बात करें कि इसका टोटल एरिया कितना था, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था, तो अधिकतर हम इसे कहते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट डाटा कहना पड़े तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल था। अब देखिए ये जो डाटा है ये एनसीईआरटी के अनुसार है और अधिकतम यही सबसे अच्छा डाटा है। लेकिन हुआ क्या कि अधिकतर अभी इस सभ्यता के स्थल खोजे जा रहे हैं तो इसका भाग बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें एग्जाम में जो मेन डाटा देखने को मिलता है यही है कि इसका जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है, नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट से इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और इसका टोटल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्षेत्र में हमारी हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी। लगभग 2800 से अधिक नगर इसके खोजे जा चुके हैं। उसके साथ ही साथ अगर हमें कहना पड़े कि ये सभ्यता किन किन क्षेत्रों में बसी हुई है, तो अगर हमें वर्तमान में कहना पड़े तो एक है आपका भारत, उसके पश्चात पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। इन 3 क्षेत्रों में इस सभ्यता का विस्तार था, इन 3 क्षेत्रों में सभ्यता फैली हुई थी। तो अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, दायमाबाद। ये दायमाबाद बसा हुआ है आपका महाराष्ट्र में और सबसे उत्तरी स्थल बसा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। उसके पश्चात सबसे पश्चिमी स्थल तो सुतका गेंडोर जो कि है आपका बलूचिस्तान में। सबसे पूर्वी स्थल कहाँ है, आलमगीरपुर जो कि है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार या आकार कैसा है, तो त्रिभुज के आकार का समान या त्रिभुजाकार इसका आकार है। वर्तमान में यह सभ्यता कहाँ है, तो यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है। तो आज हम इतना ही देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे, अब चूंकि इस सभ्यता में 2800 से अधिक नगर खोजे जा चुके हैं, तो उन नगरों में मुख्य नगरों के बारे में हम देखेंगे। 2800 नगर के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते, तो उन नगरों के बारे में देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग हम 10 से 15 ऐसे प्रमुख नगर हैं जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। उन नगरों के बारे में देखेंगे, वे नगर कौन सी नदी के तट पर बसे हुए हैं, वर्तमान में उन नगरों की अवस्थिति क्या है, कहां पर वे बसे हुए हैं, साथ ही साथ उस नगर से कौन से साक्ष्य हमें मिले हुए हैं। इन चीजों के बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। उसके पश्चात लास्ट हमारा बचेगा हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और एक वीडियो में, उसी वीडियो में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर बसे हुए हैं इनको हम मैप के थ्रू देखेंगे। जैसे दायमाबाद को हमने देखा महाराष्ट्र में, ठीक ऐसे ही कौन सा नगर, इसका मुख्य नगर कहाँ पर बसा हुआ है, उसे हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो हम देखते हैं। धन्यवाद।